स्वागत है आपका कबीर IAS के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। कितनी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस देश में सारे फैसले जिसकी गोद में बैठ करके लिए जाते हैं, इस देश के सारे फैसले, वो चाहे पॉलिसी रिलेटेड हो या इन्वायरमेंटल हो या फिर इकोनॉमिकल हो, आप कह सकते हैं कि जो हमारे राष्ट्रगान का जो एक लफ्ज है ना, भारत भाग्य विधाता, वो समझिए उसी की गोद में बैठ करके सारे डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आपके राष्ट्रपति भवन की, जो हमारा पार्लियामेंट भवन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये सब सारी जगह जो है वो अरावली में ही स्थित है और अरावली में ही बैठ करके इस देश का भाग्य लिखा जाता है। और कितनी हंसने वाली बात होगी ये कि आज उसी को मिटाने की बात की जा रही है, उसी की गोद में बैठ करके। तो आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये रिसेंट में आया हुआ मुद्दा क्या है और क्यों हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। 20 नवंबर 2025 यानी भी हाल ही में कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि CEC यानी सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी के एक रिपोर्ट को उसने अप्रूव कर दिया है। अब ये रिपोर्ट में क्या था, तो देखिए इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोई भी अब अरावली को पहाड़ तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई 100 मीटर हो और किसी दो पहाड़ों के बीच का गैप, ठीक है, यानी दो पहाड़ों के बीच का गैप अगर 500 मीटर यानी 500 मीटर के बीच में अगर दो पहाड़ अगर आपस में लाई करते हो, अगर इनकी विसिनिटी में हो, तो ही उसको अरावली का पार्ट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। और एक और बात, ये जो 100 मीटर से नीचे के जितने भी पहाड़ होंगे, अगर वो 99 मीटर का भी हुआ तो उसको पहाड़ नहीं माना जाएगा, अरावली का उसको पार्ट नहीं माना जाएगा। और एक और बात कि अरावली के जो पहाड़ हैं वो बेसिकली सी लेवल से उसका मेजरमेंट नहीं होगा, बल्कि उसका धरातल से होगा। ये भी देखिए क्या अजीब साइंटिफिक इन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बनाया है इसको नापने का। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि जो अरावली जो है ना, वो अपने आप में इतनी पुरानी पर्वत श्रृंखला है कि इस दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स में से एक है। और आज उसको कौन डिफाइन कर रहा है? आज उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, मतलब हम लोग उसको डेफिनेशन दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी हाल में ही डिफाइन किया है। मतलब वो जिसका जन्म हम लोगों से कई करोड़ों साल पहले की बात है, आज उसको अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए हमारी जरूरत पड़ रही है। मतलब ये भी एक अजीब ही चौंकाने वाली बात है। अब देखिए ये सब हो क्यों रहा है, तो दरअसल सरकार का कहना है कि माइनिंग एक्टिविटी, जो खनन का काम है, वो बहुत तेजी से चल रहा है अरावली के अंदर और उसको रोकने के लिए लाया गया है ये बिल। यानी सरकार का कहना है कि वो वहां पर सस्टेनेबल माइनिंग लाना चाहती है। सस्टेनेबल माइनिंग है ना, सस्टेनेबल माइनिंग का मतलब ये हुआ कि अब उस पहाड़ को तोड़ा जाएगा, काटा जाएगा, जो कि ऑलरेडी बहुत बूढ़ा हो चुका है ना। वो कितने करोड़ों सालों से यहां पर है, ऑलमोस्ट 3.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड, इतना पुराना वो माउंटेन रेंज है इस देश का। अब उसको काटने की बात की जा रही है और उसको लीगल बनाया जा रहा है बेसिकली। ये वहां पर सरकार का एक मोटा मोटी कह सकते हैं हम लोग कि उसका रिपोर्ट का यही आशय है। तो आइए जरा जानते हैं कि ये मुद्दा आखिर आया कहां से है और किससे जुड़ा हुआ है ये। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो जिस केस की बुनियाद पर अरावली का फैसला सुनाया जा रहा है, वो केस है बेसिकली TN गोदावर्मन केस। ये TN गोदावर्मन जो केस है, इसका अरावली से कोई जुड़ाव भी नहीं था, लेकिन इस केस को आधार मान करके अरावली पर फैसला सुनाया जा रहा है। ये केस क्या था, ये नीलगिरी में 1996 में TN गोदावर्मन, जो कि वहां के एक जमींदार थे, उनका कहना था कि FCA यानी FCA का मतलब ये हुआ कि उनका कहना था कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, उसका वायलेशन किया जा रहा है और नीलगिरी में पहाड़ों को काटा जा रहा है। नीलगिरी में पहाड़ों को बेहिसाब काटा जा रहा है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करते हुए एक याचिका डाली ताकि वो जो वनों की कटाई हो रही थी धड़ल्ले से नीलगिरी में, उनको रोका जा सके। जिस पे ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया दोस्तों, जिसमें पहली बार इस देश में फॉरेस्ट को डिफाइन किया गया। ठीक है, इसके पहले 1927 में एक फॉरेस्ट एक्ट आया था जिसके तहत फॉरेस्ट को डिफाइन किया जाता था। और आपको जान के हैरानी होगी कि फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या लगाया गया है। मतलब सरकार अगर जिस भी जमीन को अगर फॉरेस्ट कह दे वो फॉरेस्ट हो जाती थी। मतलब अगर वहां पे पेड़ नहीं भी है तो भी इसको फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता था। और
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाउ द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन विल नॉट डिफाइन फॉरेस्ट। अब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से फॉरेस्ट डिफाइन नहीं होगा, बल्कि एक जनरल डेफिनेशन जो है फॉरेस्ट का, उससे डिफाइन होगा कि वो फॉरेस्ट है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जीत थी उस वक्त के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो देखिए फिर आगे टाइमलाइन में देखते हैं कि 31 जनवरी 2024 को, यानी ठीक आज से 2 साल पहले की बात है, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यूनियन ऑफ हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, यानी हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की सरकार को उन्होंने एक सीईसी यानी एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया। ये वही सीईसी है जिसने अभी हाल ही में जिसकी रिपोर्ट को सौंपा गया है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है। तो इसको फॉर्म करने की बात कही गई है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग एक काम करो, एक कमेटी बना लो और खुद से तय कर लो कि अरावली की क्या नई डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब इस कमेटी को ये काम सौंपा गया। कुछ देर बाद देखोगे आप मई में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये काम मल्टी एजेंसी कमेटी को दे दिया। अब ये मल्टी एजेंसी कमेटी क्या थी, तो बेसिकली मल्टी एजेंसी कमेटी में आप देखोगे कि इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं मल्टी एजेंसी कमेटी के। जैसे आप देखो इसके अंदर इसके कौन कौन मेंबर्स हैं। तो इसके अंदर मल्टी एजेंसी कमेटी में सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वो भी थे। सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात वो शामिल है इसके अंदर। डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सीईसी के प्रतिनिधि, इतने सब लोगों ने मिलकर के कमेटी का हिस्सा बने जिसका नाम था मल्टी एजेंसी कमेटी। अब इसी कमेटी ने ये रिपोर्ट सौंपी कि अब से जो अरावली का नया डेफिनेशन होगा, जो नई परिभाषा होगी, जिसमें हम लोग अरावली को अरावली तभी मानेंगे जब उसकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा हो या 100 मीटर के बराबर हो, और साथ ही में उसके पास की जो पहाड़ी हो, अगर उसके आसपास की पहाड़ियों को भी अगर उसके अंदर शामिल होना है तो उसके बीच का फासला कम से कम 500 मीटर से कम हो, तब जाकर के उसको अरावली का डेफिनेशन में इंक्लूड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, आइए देखते जानते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, नई डेफिनेशन से प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है कि देखिए नई डेफिनेशन से बहुत पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, 2010 में रिपोर्ट आया था। ये रिपोर्ट आया था 2010 में, और 2010 की इस रिपोर्ट में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने ये माना था कि जो अरावली जो है उसकी हाइट अगर 20 मीटर से ज्यादा हुई और बीच का फासला जो है, दो पहाड़ों के बीच का फासला अगर 500 मीटर से कम हुआ और 3 डिग्री स्लोप, अगर उसका स्लोप 3 डिग्री हुआ तो उसको पहाड़ माना जाएगा। अब इससे क्या हुआ, इससे ऑलमोस्ट बहुत सारा अरावली का जो छोटे छोटे पहाड़ थे वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए। तो एक बहुत बड़ी बात थी। अब क्या है, देखिए हाल ही के जो रिपोर्ट है एफएसआई का, उसके अंदर कहा गया है कि टोटल जो पहाड़ हैं हमारे अरावली में, जिनकी संख्या है ऑलमोस्ट 12,081 यानी 12,081 जो हिल्स हैं, उसमें से 1048 ही ऐसे जो हिल्स हैं जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं कि 100 मीटर से जिनकी हाइट ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट 90, या अगर मैं बोलूं तो 90 से भी ज्यादा पहाड़ अब अरावली में शामिल नहीं होंगे इस डेफिनेशन, नए डेफिनेशन की वजह से, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे चट्टान हैं, ऐसे पहाड़ हैं जिनकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा है। 100 मीटर का मतलब हुआ 30 मंजिला इमारत, एक मंजिला कम से कम मान के चलिए 3 मीटर होता है, तो 30 मंजिला इमारत से ज्यादा जिनकी ऊंचाई हो। ठीक है, अब देखिए इसी रिपोर्ट में कुछ और बातें भी कही गई हैं, जैसे हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर 3200 से ज्यादा इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज चल रही हैं आज के डेट में। इसके अलावा राजस्थान में 128 हिल्स हुआ करते थे जिनमें माइनिंग कर करके वहां की जो पहाड़ थे उनको खोद करके उसको ऐसा समतल बना दिया गया है कि उन 128 हिल्स में से 31 हिल्स अब है ही नहीं। अगर आप जाएंगे तो सिर्फ कागज में मौजूद है, रियलिटी में वो है ही नहीं। वहां पर जाने पर आपको सिर्फ समतल जमीन दिखाई देगी। तो आज इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक बर्बादी की गई है अरावली की। इसके अलावा देख सकते हैं आप कि 1975 से लेकर के 2019 तक, ठीक है, यानी 1975 से लेकर के 2019 तक 8% अरावली अब खत्म हो चुका है, अरावली है ही नहीं। एक तो अरावली पहले से ही बहुत ही ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, बहुत पुरानी है और वो ऑलरेडी बहुत टूट चुकी है, कई कई जगहों पर वो शैटर्ड हो चुकी है और अब उसका 8% हिस्सा
ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और अब जो नया फैसला आया है इससे 90% भी खत्म हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अरावली की क्यों दुर्दशा हो रही है और क्यों लोग इतना अरावली को लेकर सेंसिटिव हो गए हैं। अच्छा, इससे और क्या होगा अगर अरावली नहीं रही तो देखिए, अगर अरावली नहीं रही तो मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजें। जैसे देखिए, अगर अरावली नहीं रही तो देखिए अरावली के ना रहने से क्या होगा, अरावली एक बैरियर का काम करती है। बैरियर मतलब ये रोकती है। किसको रोकती है पता है? अरावली के ये हिस्सा जो है ना, ये देखिए ये अरावली है, यहां से गुजरात से चालू हो रही है, ठीक है, और गुजरात से चालू होते होते ये पूरा का पूरा एरिया गुजरात से चालू होकर के दिल्ली तक जाता है, ठीक है। उसी दिल्ली तक जाता है जहां पर इस देश का सिंहासन यानी तख्त वहीं पर रखा हुआ है, ठीक है, वहां तक ये जाता है। और इस तरफ में आपका हो गया ये वेस्टर्न पार्ट हो गया, और ये हो गया आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान बोल सकते हैं या अरावली बोल सकते हैं। अब इस तरफ में क्या है ना, ये पूरा इलाका है, ये डेजर्ट इलाका है, डेजर्ट रेगिस्तान है, मरुस्थल है। अब अगर आप सोचिए कि अरावली नहीं रहे तो ये सारा का सारा डेजर्ट जो है ना आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। इनफैक्ट एफएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 मीटर की हाइट भी इन हवाओं को, इन रेगिस्तानों को रोकने में सक्षम है। अब सोचिए अगर 20 मीटर के भी पहाड़ अगर वहां पे नहीं रहेंगे तो इनको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। और ये जो दिल्ली जो आप देख रहे हैं ना, जहां से इस देश के सारे फैसले हो रहे हैं, ये खुद एक मरुस्थलीकरण का शिकार हो जाएगा, यानी डेजर्टिफिकेशन का शिकार हो जाएगा। और पूरे के पूरे उत्तर भारत में चारों तरफ आप देखेंगे तो वहां पर आपको क्या दिखाई देगा, तो सिर्फ और सिर्फ सैंड ही दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे पूरा चारों तरफ डेजर्ट बन जाएगा, ठीक है। यानी आने वाले कुछ सालों में देखोगे आप तो हाल कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर अभी अरावली ऐसी है, आगे चल करके अरावली ऐसी हो जाएगी, और बहुत साल बाद भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं 10 साल या 15 साल के बाद ही आप देखेंगे कि इसके गहरे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे उत्तर भारत में। तो पहला तो है कि डेजर्टिफिकेशन को रोकती है। दूसरा देखिए, इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि ये एक क्लाइमेट बैरियर का भी काम करती है। क्लाइमेट बैरियर का मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान को ही रोक रही है, बल्कि वहां से आने वाले ना हीट को भी रोकती है। ये हीट को भी रोकती है, हीट को भी उत्तर भारत की तरफ बढ़ने नहीं देती है, हीट को भी रोकने का काम करती है। इसके अलावा डस्ट को भी रोकती है। अभी देखिए दिल्ली का हाल आपने देखा होगा, जो AQI था, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का, वो लगभग 500 के पार पहुंच गया था, हर वक्त ही रह रहा था वहां पर। अब सोचिए अगर ये यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, और दिल्ली की जो हवा अभी से जो इतनी खराब है वो आगे चल करके PM 2.5 और PM 10 से इतनी भर जाएगी कि वहां पर उसके बहुत ही खतरनाक नतीजे झेलने पड़ेंगे वहां के लोगों को। इसका और देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये एक क्लाइमेट रेगुलेटर की तरह काम करती है। क्लाइमेट रेगुलेटर, ठीक है, यानी वहां के जलवायु को नियंत्रित करने का काम करती है अरावली। कैसे? तो वहां पर आपको मालूम होगा ये क्या करती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी काम करती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम करती है क्योंकि ये जो पहाड़ है, ये जो साउथ वेस्ट मानसून आते हैं ना, उनको रोकती है। जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से आती है जो ब्रांच, उसको रोकती है यहां से। और यहां पर देखोगे आप तो बारिश होती है, क्योंकि ये क्वार्जाइट के चट्टानों से बनी हुई पहाड़ है और इसके अंदर फ्रैक्चर्स हैं, तो इसके अंदर अच्छा खासा पानी नीचे स्टोर होता है। तो ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी काम करती है। तो इतने सारे इसके इकोलॉजिकल बेनिफिट होने के बावजूद, ठीक है, अभी मैं अगर आपको बताना चाहूं तो देखिए क्या है कि इसके इकोलॉजिकल बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम लोगों ने अरावली को नहीं बचाया आज के टाइम पर, तो हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह होगी कि सिर्फ और सिर्फ ये हमारा एक पहाड़ नहीं है, ये हमारा एक इकोलॉजिकल धरोहर भी है।